नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और आज हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू मेहमान हैं वो दोनों मेहमान अपनी नोयत में मुनफरद हैं। एक ख़ातून हैं, बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अदीबा हैं, सहाफ़ी हैं, कालम नवीस हैं, शेर व शायरी भी करती हैं और कौम का दर्द रखती हैं और बड़े एहसास और ज़िम्मेदारी के साथ बात करती हैं। सहर नदीम साहब हमारी आज शरीक गुफ्तगू है हमारे साथ। वेलकम जी। एक नौजवान, वैसे देखने में तो वो नौजवान नहीं लगते, लेकिन क्योंकि वो खूबसूरत हैं, चेहरा मोहरा उनका तरोताज़ा है, तो उनको नौजवान कहने में कोई हर्ज नहीं है। कालम नवीस हैं और बहुत बाखबर किस्म के कालम नवीस हैं और अंदर की ख़बरें रखते हैं और उन पर डिस्कस करते हैं। अहमद जवाद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि कहा यह जा रहा था कि इलेक्शन 24 कौम को मुआशी गहराई से, मुआशी बदहाली से निकालने में अहमियत रखते हैं और इस पर कौम के तमाम तबकात का तकरीबन कॉन्सेंसस था कि वाकई इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, क्योंकि नए मैंडेट के साथ जो क़यादत अवामी सपोर्ट के साथ इक़्तिदार में आएगी तो वो कौम को मुआशी बदहाली से निकाल कर आगे लेकर जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के जो नताइज सामने आए हैं और उसके नतीजे में जो हुकूमत साजी हुई है, उससे अभी तक जो तासुर है ये कायम नहीं हो सका कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन होने के नतीजे में जो सियासी इस्तेहकाम है वो तो कम अज़ कम हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि इलेक्शन के नताइज जिस अंदाज में हमारे सामने आए हैं या लाए गए हैं, तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर कर सामने आई थी, PTI, उसको हुकूमत साजी का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक तो उनसे निशान ले लिया गया था, फिर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई या वो ले नहीं सके। उन्होंने जो आइनी और कानूनी जंग लड़ी उसमें वो हार गए, तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, जिसके नतीजे में एक दूसरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई और उसने फिर बाकी 5 जमातों के साथ मिलकर जो है वो मरकज़ और सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर हुकूमत बना ली। लेकिन अब तक जो चीज़ें थोड़े ही अरसे में हमारे सामने आई हैं, उससे ये लग रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम बग़ैर सियासी इस्तेहकाम के नहीं आएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा नागुज़ीर है और बिजली चोरी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक बहुत बड़े अज़्म का इजहार किया गया है। और ख्वाजा साहब ने, जो हमारे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिजली चोरी जिस तरह होती है और जो टैक्स चोरी होती है, उससे हज़ारों अरब रुपए की जो चोरी होती है उसको अगर रोक लिया जाए तो हमारे जो दिफा के अखराजात हैं, हमारे जो तरक्याती अखराजात हैं, वो बड़ी आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो भट्ट साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं। ये सियासी इस्तेहकाम जो नहीं आ रहा, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने निशानदेही भी की है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, गुजारिश ये है, सियासी इस्तेहकाम, मईशत और लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन अमान, ओवरसीज़ पाकिस्तान का अफराते ज़र का जो वो पैसे बेचते हैं, रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये सब इत्तेफाक ना हो। तमाम सियासी पार्टियों को लॉ एंड ऑर्डर और मईशत मुल्क के लिए ये दो चीज़ों पे तो इत्तेफाक करना चाहिए कि नहीं। सियासत अपनी अपनी करे, लेकिन अफसोस की बात ये है तो इधर जो हो रहा है, अब चल रहा है,
मुल्क का नुकसान कर रहे हैं अपनी सियासत के पीछे। नहीं देखें भट्ट साहब, इमरान खान साहब जी हाँ, मैं यही बताने लगा हूँ। IMF को खत, फिर धरना IMF के ऑफिस के बाहर अमेरिका में, और फौज के खिलाफ बातें, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें। वसीयत अदारा तो ना करें, किसी शख्सियात से इख्तलाफ है तो उससे उनसे खुल के बात कर लें, उनसे किसी फोरम पे बैठ के टॉक कर लें, तो वो बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को बगैर सियासी इश्तराक अमल के सियासी इस्तेकाम आ सकता है? नजर नहीं आ रहा सर, जो हकीकत है ना ग्राउंड पे वो यही है। उनको साथ रखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और मैशत के लिए, दो चीज़ों पे इन सब का इत्तेफाक होना चाहिए। सियासत अपनी अपनी करें, सियासी इल्ज़ामात लगाएं, मुल्क को माफ़ी दें और इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ी दें, रियासती अदारों के साथ खड़े हों। ये देखें सर, हालत जंग में है मुल्क। उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। जी शहर नदीम साहबा, ये जो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, जिसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इशारा भी किया है, जी हाँ, तो ज़ाहिर है जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत तो जो हमारी लड़खड़ा चुकी है, जी हाँ, डूब चुकी है, लड़खड़ा रही नहीं है, डूब रही नहीं है, डूब लड़खड़ा चुकी है। चुकी है, डूब चुकी है। जी इसको हाँ। हम कैसे खड़ा करेंगे? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने का। तो इसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने अपना एक कॉलम लिखा था कि कैसे इस्तेहकाम आएगा। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी मिसाल आपको किस्से की फॉर्म में बताऊंगी कि किसी मुल्क में कुछ नौजवान थे, तो उनको गोश्त के कुछ टुकड़े मिले। तो ये मैंने अपना कॉलम लिखा है कि शोरबा, बोटी और देगची के नाम से। तो उन्होंने एक देगची में इकट्ठे जंगल में रात गुजारने का फैसला किया और देगची में अपना वो इकट्ठे शोरबा बनाने की कोशिश की अलग अलग गोश्त के साथ। फिर ये किया कि जहन में ख्याल आया कि ये अपना अपना गोश्त लुट ना जाए या दूसरे के हाथ ना आ जाए, तो वो बोटी को धागे से बांधा गया, फिर उसको पकाया गया, तो वो आखिर तक वो अपने अपने धागे अलग रखे। तो उससे ये कि किसी के हाथ कुछ भी ना चढ़ा। तो वो मैं एक मिसाल देती हूँ कि शोरबा, बोटी और देगची के खुदारा रहम कीजिए मुल्क पर, अपने जज्बात से निकलिए। ये मुल्क फीती फीती करने की कोशिश में, छोटे बच्चों की खिलौनों नुमा जंग में हम अपनी जिद नहीं छोड़ रहे कि कुछ लोगों को आप आगे आ लेने दीजिए और कुछ बाकी लोग कुछ अरसे के लिए, ये सियासी दस्तबरदारी जो है ये मुस्तकिल नहीं हुआ करती, थोड़े अरसे के लिए बाकी लोग बल्कि अपनी स्पेस तैयार करें, आप अपने प्लेटफॉर्म्स मजबूत करें, अपनी टीमों को दोबारा असर नौ तैयारी करें उनके साथ कि जो आपसे कमियां कोताहियां इस बार रह गई, और कुछ लोगों को परफॉर्मेंस का मौका दें। अगर सब लोग यकमुश्त एकदम हमले करेंगे, जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि PTI ने, अब देखें जज्बाती हमले उनसे हो जाते हैं कि IMF को खत लिखा, क्या इंप्रेशन गया मुल्क का और उनका अपना इंप्रेशन क्या गया। और उससे बड़ी बात है कि IMF देखें एक इदारा है, उनके जहन काम कर रहे हैं, वो जज्बात में नहीं है, उन्होंने हमें कर्ज दिए और देने हैं। दुनिया में कहीं जज्बात की जंग नहीं चल रही सिवाय PTI की। ये एक मैं राइटर होने के नाते कहती हूँ कि हम जब वर्क का आगाज आपने जब PTI को दीवार के साथ लगा दिया तो फिर मतलब वो क्या करें? फिर भी अच्छा सियासी आपने छीन लिया उनसे उनका इंतखाबी निशान, आपने उनके लीडर को जेल में डाल दिया, आपने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी, तो वो रोए पिटने नहीं, तो क्या करें? इसका मैं जवाब रोने पिटने की तो इजाजत देना आप। इसका मैं जवाब देती हूँ बड़ा अच्छा सियासी बसीरत के साथ। जब हम अपने तौर पर किसी भी काम का आगाज़ करते हैं सियासत में, जब हम सियासत में, मैंने कुछ अरसे से ये स्टार्टिंग किया है कि पॉलिटिक्स में कैसे, ये एक प्रैक्टिस का नाम है सियासत। और हमें क्या सिखाती है? पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। इसमें आप देखें कि बर्दाश्त जो है, जैसे अगर आप जरदारी साहब की पर्सनैलिटी को फॉलो करें या कुछ ऐसे, जेलों में भी रहे हैं लोग, बड़ा कुछ हुआ है, निशान भी छिन जाया करते हैं, फिर मिल भी जाया करते हैं उसी ताकत से। यही चीज़ तो सीखनी है। मैं IMF के हवाले से बात करें कि आप देखें जज्बात से काम नहीं चलता। उनका जवाब क्या आया आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हम एक इदारे की तरीके से काम करते हैं और इंटरनल जो आपके अफेयर्स हैं इनमें हम ताल्लुकदारी नहीं करेंगे। तो कितनी ये शर्मिंदगी की बात है कि हमने अपने मुल्क की शिकायतें बाहर लगाई और ये एक जज्बात पे, तो फिर हम परफॉर्मेंस तो नहीं करने देंगे किसी को भी। और आगे जो परफॉर्म करें आप देखें कि फिर वो एक अलग मामला है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे शो के साथ साथ, कि उन्होंने अपनी पहले ही तैयारी की हुई थी। जब इस तरह से किसी चीज़ को ख़रीद लिया जाता है या बहुत ज़्यादा तैयारी एक किसी ग्रोह की तरफ से या कबीले की तरफ से हो जाती, तो बाकियों को थोड़ी देर के लिए पीछे हटना ही पड़ता है। और पीपल्स पार्टी सिर्फ PTI के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये PTI को लगता है कि सिर्फ उनके साथ ज्यादती बाकी सियासी जमातों के साथ। बताइए अवाम भी मेरी राय से किस सियासी जमात के साथ ज्यादती मुस्लिम लीग के अलावा नहीं हुई, ये बताइए।
پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کافی حد تک میں ان سب میں تھوڑی تھوڑی شمولیت رکھتی ہوں اور اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے سیشنز لیتی رہتی ہوں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی سفر کیا ہے کافی حد تک زرداری صاحب کے علاوہ. بٹ صاحب میڈم نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں. جی چلیں یہ تو ہو گیا کہ عمران خان صاحب ٹکنے نہیں دے رہے حکومت کو. جی لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو کہا ہے کہ سمگلنگ، ٹیکس چوری، بجلی چوری میں 2000 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، تو یہ کیا حکومت کا کام نہیں ہے ان کو روکے؟ چلو عمران خان صاحب تو جو لگے ہوئے ہیں پٹن کٹی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم دوسری طرف رکھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ چوری روکنے سے، اسمگلنگ روکنے سے، ٹیکس چوری روکنے سے، بجلی چوری روکنے سے کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے نا. وہ کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ سر وہ اداروں کو مضبوط کریں، اس میں سے مداخلت بند کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں. نہیں، یہ تو آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں. تو یہ نون لیگ کی جو حکومت ہے پہلے 2-3 دفعہ نہیں رہی، پیپل پارٹی کی حکومت نہیں رہی، تو کیا کیا انہوں نے؟ سر سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے ہوئے نا. کوئی کسی پارٹی کا بندہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی پارٹی کا، ہر سرکاری افسر کے ساتھ کسی نہ کسی کا ٹیگ لگا ہوتا ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ساری جماعتوں کا ہے. یہ پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، اسٹیل مل کا دیکھ لیں، مطلب ریلوے کا دیکھ لیں، تمام ادارے جو ہیں تباہی کی دہانے پر کھڑے ہیں، اور جتنے ان کے وسائل سے زیادہ ملازمین کی تنخواہیں اخراجات، وہ بیلنس ہی نہیں کیا تھا. ایک فلیٹ کے لیے 1000 ایک جہاز ہے تو اس کے لیے 1000 بندہ رکھا ہوا ہے. 1000 بندے کا کس طرح کا اخراجات ایک پی آئی اے پورا کرے گا جہاز؟ آپ ان کی ایوریج تو دیکھیں نا. اور وہ یہ میزبان جاتے ہیں تو امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ میں بیٹھ خواتین بھی بندے مرد بھی. یہ کیا ملک کی بدنامی؟ بڑا ایک لیگل طریقے سے جائے نا، ویزا لے جائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں بٹ صاحب، کیا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ صرف برائیوں کی، کمزوریوں کی، کوتاہیوں کی نشاندہی کر دے، جیسے خواجہ صاحب نے کی ہے، جیسے ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے؟ تو ان کو اسی لیے تو حکومت میں لایا گیا ہے کہ بھائی دور کرو. کس نے کرنا ہے؟ یہ بیان دینے سے تو بات نہیں چلے گی نا. خواجہ صاحب جو ہیں یہ بہت پیارے آدمی ہیں، آپ کے برادری کے بھی ہیں خواجہ آصف صاحب، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کا کام گفتگو کرنا نہیں ہے، مسائل کو حل کرنا ہے. سر کرنے تو ان کو چاہیے، تو نہیں کر رہے نا، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا. جی ایک آپ کے فکرے سے بڑی مزیدار بات میں نے نکالی ہے کہ لائے یہ اس لیے آئے ہیں تو، یا لائے گئے ہیں تو لائے نہیں گئے، یہ تیاری کے ساتھ خود چھائے گئے ہیں. اس کے بارے میں کچھ اشعار آپ کے شو کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑے تیر کی طرف فٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ مسلم لیگ کے بارے میں کچھ اپنا ایز اے رائٹر، جی ہاں، ان کو ضد ہے کہ یہ موسم نہ بدلنے پائے. ان کو یہ ضد ہے کہ موسم نہ بدلنے پائے، صبح بے شک ہو مگر رات نہ ڈھلنے پائے. ایک لبستہ و مجبور تہی دست سی قوم، جو نہ زندوں میں رہے اور نہ مرنے پائے. نام سلطانی جمہور کا گونجے ہر سو، بات کوئی سرے دربار نہ کرنے پائے. ایک قیامت سی ہر گھر میں بپا ہو، بے شک کوئی مربوط سی فریاد نہ کرنے پائے. شاطر وقت کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے، خلقت شہر کوئی چال نہ چلنے پائے. واہ جی واہ. بٹ صاحب بہت خوب. یہ میڈم نے تو دریا نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ حکمرانوں کا کام ہے کہ چیزوں کو درست کریں، صرف اس کی نشاندہی کر کے ادھر ادھر ہو جانا یہ تو کافی نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے، ویسے حکومت کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ ان کے ترجمان ہوتے ہیں، اور جو موجودہ حکومت کے چیف ترجمان ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ عطا تارڑ صاحب. جی عطا تارڑ صاحب. تو حکومت کی نمائندگی اور حکومت کے صاف شفاف چہرے کو دکھانے کے لیے وہ نوجوان ہیں. وہ جب اپوزیشن میں تھی نون لیگ، اس وقت بھی انہوں نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا. ہمارے بھی کھائی ہیں. وہ سلجھے ہوئے نوجوان اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں. تو اب وہ کارکردگی ان کی اس انداز میں سامنے نہیں آ رہی. کیا بات ہے؟ پاشا صاحب گزارش یہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا بڑا اچھا فیصلہ ہے عطا تارڑ صاحب کو. نہیں وہ تو میں نے کہا کہ نوجوان آدمی ہیں اور ان کی بڑی اچھی کارکردگی رہی ہے. قانون دان، ایک بڑے صاف ستھرے خان وادے سے ان کا تعلق ہے، میرے علاقے سے. ہمارے وہ حیدری صاحب پروڈیوسر صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں، یہیں سے پھر ہم اپنی بات شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں
सहर नदीम साहिबा और अहमद जवाद भट्ट साहब, इनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे वक्फे में जाने से पहले हुकूमत के चेहरे की, और जवाद भट्ट साहब हमें बता रहे थे कि अता तारड़ साहब क्या कर रहे हैं। जी पाशा साहब, गुजारिश ये है, अता तारड़ साहब मुमताज़ कानूनदान और सियासी उनकी इतनी ग्रिप है तो जब मुस्लिम लीग नून ज़ेरे अताब थी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और उन्होंने दिन भर रात एक करके और टॉक शो भी करने, अदालतों में सुबह टाइम से पहले अदालतों में भी जाना केसों के पीछे, और इतनी मेहनत की है, इतना हार्ड वर्क आदमी है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब नहीं है सारे, अभी उनको थोड़े चंद दिन हुए हैं, आप देखना दिन ब दिन उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। मीडिया के हुकूमत के मसाइल, सोशल मीडिया का गंद, ये काफी हद तक खराबी तो बहुत ज्यादा है ना, कोई एक माज पे तो नहीं, और ये हुकूमत का मौक़िफ़ भी बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगे। अच्छा, वैसे एक बात है भट्ट साहब जी सर, कि इस दफ़ा ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कौम की तवक्कुआत हैं, अता तारड़ साहब से भी बड़ी कौम की और पार्टी की तवक्कुआत हैं कि वो, क्योंकि नौजवान हैं जी, मंजे हुए हैं, मारे खाए हुए हैं जी, अपोजिशन में रह के उन कारकर्दगी दिखाई हुई है, तो अब जब उन्हें हुकूमत मिल गई है तो उनसे से ज्यादा बेहतर कारकर्दगी की तवक्को की जा रही है, ये याद रखिएगा। सारे वो तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हार्डवर्क और दयानतदार बाकिरदार इंसान है। ठीक है, मेरे इलाके के हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनसे, उनके भाई MPA बैरिस्टर साहब बिलाल फरूक तारड़ साहब, इंतहाई शरीफ फैमिली है। ओके, मतलब उनके दादा सदर पाकिस्तान जनाब मरहूम रफीक तारड़ साहब, वो जज भी थे, सदर भी रहे, मतलब बावकार नाम, बावकार एक हमारी तहसील वजीराबाद की मुमताज़ शख्सियात में आलमी लेवल पे इनका नाम है, और अता तारड़ साहब से शिकायत भी नहीं होगी, वो काम करने वाले हैं। चले आपकी अल्लाह ज़ुबान मुबारक हाँ, देखते हैं इंशाअल्लाह शोज में, फिर और बात करेंगे। जी मैडम। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती, बिल्कुल, क्योंकि आपको टाइम की एक मेरी अपनी टाइम स्टडी है कि थोड़ा सा हमारे मिजाज ऐसे हो गए मुस्लिम लीग की टीम को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्टडी करती रहती हूँ उनके बीच में जाके। PTI वालों से भी मेरा है ताल्लुक, पीपल्स पार्टी ने भी मुझे एज अ राइटर अपने अंदर एकोमोडेट किया मुस्लिम, तो मुस्लिम लीग का इस तरह थोड़ा चलता है कि एक उनका एक अपना मार्शल लॉ है, तो अगर कोई पहले परफॉर्म कर रहा है तो उसके बीच में अगर उनको जैसे जैसे सेटिंग बैठेगी तो वो अपने हिसाब से मोहरे खेलते हैं, तो वो उसमें अगर सेटिंग बैठेगी वो इजाज़त देंगे, वो इतने मिलीलीटर काम की इजाज़त, इतने किलोमीटर या इतने किलो, तो फिर उसके हिसाब से चीज़ें, तो पर्सनैलिटीज़ थोड़ी सी डगमगा जाती हैं जब उनके सामने आके थोड़ा सा अल्लाह ताला ने उन्हें ज़्यादा मजबूती या अरूज दे दिया या उन्होंने ज़्यादा ख़रीद लिया है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल शटर हो जाता है। पीपल्स पार्टी में ये चीज़ थोड़ी सी कम है, तो वो जब आते हैं या नहीं आते तो वो एक अपना एक ठंडा मिजाज है, वो दूसरे की पर्सनैलिटी को भी जज करते हैं और ख़ुद अपनी भी जजमेंट देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कंपनसेट करते हुए चलते हैं टीम को लेकर, और हर पर्सन को थोड़ा खुलने का मौका देते हैं, ये उनमें चीज़ मैंने देखी। और बाकी ये कि जैसे मैं नुकसान की बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को काफ़ी लॉसेस आए हैं इस बार, और जरदारी साहब के अलावा उन्होंने अपने नुकसान को अकेले साइड पर हटाकर खूब धोया है, तो कि नीचे बात नहीं बनी तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना अच्छा, वैसे मैडम बात ये है भट्ट साहब, मैं आप भी ज़रा तवज्जो चाहता हूँ कि जो 16 महीने की हुकूमत थी जिस वक्त इमरान खान साहब की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत गई, तो जो 13 जमाती इत्तेहाद PDM 1 में जो मजे तो पीपल्स पार्टी ने भी लूटे, सारी जमातों ने लूटे, लेकिन जब क्रिटिसिज्म की बारी आई तो वो साइड पे हो गए, और सारा जो क्रिटिसिज्म है वो मुस्लिम लीग नून पे हो गया। अब जो 6 जमाती हुकूमत बनी है जिसकी क़यादत नून लीग कर रही है, उसमें भी हमें यही नजर आ रहा है कि सीटें तो सारी आईनी ले ली हैं पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो काबीना में शामिल नहीं हुई, क्योंकि शायद उन्हें यकीन है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, तो वो उसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? सर, अवाम को तो पता है, अवाम ने तो फैसला करना है ना, दोनों जमातों का मुवाजना तो अवाम ने करना है, तो जिम्मेदारी भी उनकी है, तो वो ले भी नहीं रहे, तो ये कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए ना कि हुकूमत लेके उन्होंने पहले भी नुकसान उठाया, अब भी नुकसान ही नुकसान है। जी, PDM 1 से बात हम स्टार्ट करते हैं और इनकी बात का भी जवाब दूंगी कि अवाम क्या सोच रही करती हैं? नहीं
मेरा काम ही है, मैंने एज ए राइटर एक अपनी थीम के हिसाब से चलना है, एग्री हो या डिसएग्री, मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना जिसमें स्टडी के PDM 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि जब मजे पीपल्स पार्टी ने लूटे वो सब ठीक है, 13 जमाती, अब हम पहले समझें कि PDM 1 भी तो PDM 1 नहीं थी, एक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का भी है कि नहीं हो सकते, पीछे से मंशूर हमारे अलग अलग चलते आ रहे हैं जब से जमातें बनी हैं, लोगो अलग अलग चलते आ रहे हैं, झंडे अलग अलग तरह के हैं, हमारे माइंड सब पार्टियों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जुदा गाना, जैसे हिंदू और मुसलमान के अलग थे ना, क्यों पाकिस्तान बना था, इसलिए कि जहन नहीं मैच होंगे। यकीन करें कि मुस्लिम और हिंदू के फिर भी थोड़े बहुत मिलते हुए जहन थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटी, इनके जहन उससे भी ज्यादा शदीद टकराव के झंडे पर हैं। सिमिलैरिटी बिल्कुल नहीं, सिमिलैरिटी तो बड़ी दूर की बात है, एक होता है हल्का फुल्की मवाफकत के एक जगह काम करने के लिए लोग थोड़ा एक थीम वर्क बनाते हैं, वो भी नहीं हो सकता, तो PDM 1 कैसे होती। और मुस्लिम लीग पे तनकीद नहीं है, मुस्लिम लीग का एक मिजाज ऐसा बन गया कि जाबिराना हमारी सोच आ गई है थोड़ी सी, तो पीपल्स पार्टी इंजॉयमेंट की थीम के तौर पे, या अब ना चलने से बेहतर मजबूरी का नाम शुक्रिया, तो उसमें पीपल्स पार्टी साथ चल पड़ती कि ठीक है जहां फायदा निकलेगा उतना निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले से आदत हुई फायदे निकालने की, तो थोड़ा थोड़ा वो साथ चल पड़ते हैं कि अब एक जमात दबी हुई है कि कुछ ना कुछ हम टेलीविजन पर आते रहेंगे या आइंदा की तैयारी, लेकिन ठीक है ठंडे होकर तैयारी करने में हर्ज नहीं है, और वो नहीं चली क्योंकि कामयाबी होनी नहीं थी। जिस चीज़ को 13 लोग चलाएंगे मुख्तलिफ पूरे जहन वाले, तो वो तो चीज़ नहीं चलेगी, उसमें शदीद नुकसान मुस्लिम लीग ने तो उठाया, लेकिन एक चस्का पूरा हो गया कि हम इस वक्त मुल्क के ऊपर हैं, और मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया PDM 1 की फ्रूट चाट। आपको लग रहा है अब भी ऐसे ही हो रहा है? अब भी ऐसा ही। अच्छा, अब ये हुआ कि जैसे मैं बात कर रही थी कि थोड़ा फायदा पीपल्स पार्टी ने एक अपना निकाला, पार्टी तो सफर कर गई फुली, हर MPA ने MNA ने शदीद सफर किया कि उनको पता था कि हम हारे हराएं, और फिर भी उन्होंने इलेक्शन में एक ठीक है अपनी प्रेजेंस दी, एक परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। जरदारी साहब ने अपना थीम वर्क अलग करके थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर लिया, पार्टी ने सफर किया, लेकिन ये अब जो PDM 2 है, चूं चूं का मुरब्बा तकरीबन PDM 2 नामी, इसमें भी मुल्क सफर करेगा, और पहले भी सफर किया था। जब इस तरह के काम, जब हम किसी चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं जिद में, वो भी मुल्क को, यानी आपको लग रहा है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी? अब जो मुश्किलात हैं हम पे, ये बहुत बड़े लेवल की हैं, ये अगर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा परफॉर्म कर सकती है, अगर बाकी लोग थोड़ा सा अपनी अपनी स्पेस दें हुकूमत को कि चलो इन्होंने खरीद ली हुकूमत, हम इन्हें परफॉर्म करने दें, तो फिर भी शायद वो कोशिश करें, लेकिन बाकी लोग भी तो फिर नहीं, लेकिन सियासत जो नाम है वो तो दूसरे को गिराने का है, स्पेस देने का तो नहीं। थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी, मुल्क के हालात मुआशी, और इनकी बात का मैं जवाब दूंगी कि अवाम फैसला, मैं अवाम में निकलती हूँ रोज 2 से 3 4 5 6 10 घंटों के लिए भी, मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए भी और अपने कारोबार के लिए भी, तो अवाम इस वक्त फैसला करने की किसी पोजीशन में नहीं है। महंगाई नामा मैंने तकरीबन 50 एपिसोड्स पे इसीलिए लिखा है, मुख्तलिफ हवालों से, जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, इंतशार का शिकार है जहन, वालिदैन परेशान है, फीसिस का अरेंजमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप सेहत की कंडीशंस को देखिए, मुल्क में मिलने वाली फैसिलिटीज़ को देखिए, आप देखिए कि औरतों के हकूक़ को देखिए, इस वक्त मुल्क में कोई सूरत हाल नहीं। आप मर्द की परेशानी देखिए, जिसने 5-6 बच्चों का खर्च उठाना है, उन्हें पढ़ाना है, उनकी शादियां करनी है, फैमिली के हकीके शादी ब्याह सब नबेड़ने हैं, और उन बच्चों का बड़े होकर फ्यूचर भी, कंट्री का तो अपना फ्यूचर डिफाइन नहीं, एक मर्द कैसे अपने घर का फ्यूचर इनमें से ढूंढेगा। अवाम किसी फैसले की पोजीशन में, अवाम इंतशार का शिकार है, और महंगाई के ये बोझ तले दिन चक्की में पिस रहे हैं। भट्ट साहब चलते जा रहे हैं। मैडम ने बहुत खूबसूरत बात कही है, आपने तो ये कि अवाम फैसला करेंगे कह के आपने मतलब जान छुड़ा ली, तो अवाम तो बेचारे मतलब अपने नान जवी और दाल दलिए और बिलों के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, उन बेचारों को तो होश नहीं है फैसला करने की। और हुकूमत कह रही है कि बिजली चोरी हो रही है, टैक्स चोरी हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, और इन सब की वजह जो है वो करप्शन है जी। तो करप्शन में हमारा जो इदारे हैं, नैब है, एंटी करप्शन है, उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने, क्या कहेंगे आप? सर गुजारिश ही है, नैब तो अब ठीक काम कर रहा है, जिस जगह भी उनको शिकायत मिलती है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट साहब चेयरमैन है, उन्होंने बड़ा ही अच्छी अपनी टीम वर्क शुरू किया हुआ है, और किसी को सियासी आप देख ले, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं, जिस तरह वो पहले चेयरमैन जुवैद इकबाल कर रहे थे, हर किसी को पकड़ के ले जाते थे सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए, ये नहीं है। उसके बाद पंजाब एंटी करप्शन के DG सुहेल जफर चट्टा साहब, DIG साहब, क्राइम फाइटर, बावकार शख्सियत है और मेहनती पुलिस अफीसर है, नेक नाम है वो, DPO रहीम यार खां में रहे, गुजरात में रहे, इस्लामाबाद रहे,
اور انہوں نے بڑا کام کیا کرائم کو کنٹرول، کرپشن پہ کنٹرول کافی کر رہے ہیں محکموں پہ. انہوں نے بڑے بڑے جو مالیاتی گبن تھے سرکار کے ساتھ ان کے کئی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا، عدالتوں میں بھی وہ لڑ رہے ہیں. لیکن اصل پاشا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے کتنی دیر سے چل رہی ہے، ختم تو اس نے آہستہ آہستہ ہی ہونا ہے نا. بٹ صاحب کتنی آہستہ آہستہ، 3 دفعہ نون لیگ حکومت کر چکی ہے، 2 دفعہ پیپلز پارٹی حکومت کر چکی ہے، کتنا ٹائم لیں گے آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے میں؟ ایسے نہ کہیں نا. ہم آگے بڑھتے ہیں افغانستان کے ساتھ. ہم نے ناظرین بڑی عجیب داستان ہے کہ ہم نے افغان مجاہدین کو جب سوویت یونین کی فوج نے افغانستان پر حملہ کیا اور ان کی آزادی کو سلب کیا تو افغان قوم نے اپنی تحریک آزادی شروع کی اور پاکستان جو ہے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں سینے سے سینہ ملا کر کھڑا ہوا اور 9 سالوں کے اندر اندر جو ان کی تحریک آزادی تھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور افغانستان آزاد ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس تحریک آزادی کے بہت بڑا کردار تھے انجینئر گلبدین حکمت یار. انہوں نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ سوویت یونین کی جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں مسلمانوں کی، انہوں نے اشتراکیت کے خلاف جنگ کی، لیکن کیونکہ ان کو پاکستان جیسی کوئی ریاست میسر نہیں تھی اس لیے ان کی جدوجہد آزادی کامیاب نہیں ہو سکی اور اشتراکیت نے ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر لیا. جبکہ افغانستان کی جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان جیسی ریاست موجود تھی، اس لیے افغانوں کی جو جدوجہد آزادی ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور عملاً ہو بھی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا 9/11 2001 کے بعد، تو اس وقت بھی پاکستان نے پوری دنیا کی دشمنی لے کر کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کی طالبان کو جو ہے وہ یہاں پر پناہ دی اور ان کی جدوجہد آزادی کو بالواسطہ طور پہ سپورٹ کیا. اور جو جن نیگوسیشن، جن مذاکرات کے نتیجے کے اندر افغانستان سے امریکی فوجیں نکلیں، وہ بھی قطر دوحہ مذاکرات جو تھے وہ بھی پاکستان نے ہی ارینج کیے تھے اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے امریکیوں نے وہاں سے نکلنا قبول کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے باوجود ہمیں امید تھی کہ ہماری یہ سرحدیں جو ہیں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی جو سرحدیں ہیں وہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد محفوظ ہو جائیں گی. لیکن آج ہم 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے، اور اس کے باوجود پاکستان کی یہ سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ TTP تحریک طالبان پاکستان پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں الجھ چکا ہے. بٹ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان کی تاریخ جو ہے نا یہ بڑی بھیانک اور دردناک ہے. طویل عرصہ سے ان کے جنگ روس سے، امریکہ سے، اس سے پہلے انگلستان سے ہی وہ لڑتے رہے. گزارش یہ ہے برادر ملک پاکستان نے تو ان افغان بھائیوں کا ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور میزبانی کا حق آج تک بھی ادا کر رہے ہیں. افسوس اور قابل مذمت پہلو یہ ہے تو جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان افسران شہید ہو رہے ہیں، وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان سے پریٹ ہو رہا ہے. ادھر جو حکومت قائم ہے طالبان کی، ہمارے دوست طالبان، ہاں جی دوست ہی کہہ سکتے ہیں نا، اور ان میں جو سہولت کار ہیں یہ دہشت گرد تنظیموں کے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. دن بدن یہ چینیوں پہ حملہ ہوا ہے، چینی انجینئروں پہ یہ چند دن پہلے، لیکن ہماری مسلح افواج نے بھی سٹرائک آگے. اب تو میرا خیال ہے ریاست پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم آئینی ہاتھ کے ساتھ ان TTP کے دہشت گردوں اور ان سہولتکاروں کو خلاف بھی کریں گے، اور اگر افغانستان کے اندر جا کے ہمیں حملہ کرنا پڑا تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. جناب محترمہ سحر ندیم صاحبہ، جناب جواد بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے
مہمانوں کی گفتگو سنی، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد